आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, आप लोग आज तक चाहे जिससे भी पढ़ते हो, जीएस आपने आज तक जिससे भी पढ़ा हो, एक बार आप मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखिए, एक बार मेरे कॉन्सेप्ट को आप सीख के देखिए, समझ के देखिए और बताइए फिर एग्जाम में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द, एक ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड क्या था? हिस्टोरिया, इससे बना हुआ है। एक हमारे पास ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, इससे कौन सा शब्द निकल के आया? हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है हिस्टोरिया का? हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? टू इंक्वायर या टू इंक्वायरी, मतलब जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, है ना? ठीक है, तो हिस्ट्री जो शब्द उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हिस्टोरिया नामक ग्रीक शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? टू इंक्वायरी। ठीक है, देखो एक बात समझना आप, एक हमारे पास इंसान थे, उन्होंने किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या था? द हिस्ट्रीज, है ना? द हिस्ट्रीज नामक की किताब लिखी गई, जिसको लिखा किसने था? आप क्या कहेंगे? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने किताब लिखी क्या? द हिस्ट्रीज। बेसिकली ये किताब मैनकाइंड की ओरिजिन के बारे में कुछ बातें करती है, और ये किताब बेस्ड है नील नदी डेल्टा क्षेत्र के आसपास के रीजन के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पे आधारित है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या, हेरोडोटस ने ये किताब लिखी और इसी वजह से हेरोडोटस को मार्कस टूलियस सीजरो ने क्या कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आप क्या कहेंगे? हेरोडोटस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किताब लिखी क्या? द हिस्ट्रीज, जो इतिहास के बारे में कुछ बातें करता है। तो इसी वजह से मार्कस टूलियस सीजरो ने क्या कह दिया इनको कि आप क्या है? इतिहास के जनक है, यू आर द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये तो बातें हो गई विदेश के बारे में। अब आते हैं इंडिया में, समझते हैं। देखो, इंडिया में क्या कि हम लोग के पास हिस्टोरिकल टेस्ट बहुत खराब था, मतलब इतिहास लिखने का, समझने की जो कला थी वो हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए कुछ स्रोतों पे अपने आप को लिमिट करते हैं, मतलब कुछ स्रोतों पे हम लोग निर्भर करते हैं। वो स्रोत कौन कौन से हैं, इस चीज को देखते हैं। फिर इतिहास के कितने भाग होते हैं, इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इन चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक छोटा सा हेडिंग आप लगा लेंगे, इतिहास के स्रोत या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के स्रोत या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देखो बताते हैं, इसको आप तीन भागों में कैटेगराइज कर लो। पहला कौन सा है? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहला कौन सा है? आप कह दो, आप कह दो पहला कौन सा? लिटरेरी सोर्सेस, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं साहित्यिक सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, बात समझिए। इसके बाद आप सेकंड एक कैटेगरी बना लो, इसको आप क्या कह सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसको आप क्या कह सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। है ना, पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद आप तीसरा क्या कह सकते हैं? तीसरा आप क्या कह सकते हैं? अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। मतलब विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत, है ना? अब आओ इसको हम लोग और सब कैटेगरीज में बांटते हैं कि ये क्या क्या है, देखते हैं। और देखो, तो कैसे कहेंगे? आप क्या कह सकते हैं? एक स्रोत को साहित्यिक स्रोत को आप पहले भाग में बांट सकते हैं। उस भाग का नाम क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। मतलब बेसिकली हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकें कह लो, है ना? दूसरा आप क्या कह सकते हैं?
दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तीसरा आप क्या कह सकते हैं, तीसरा आप क्या कह सकते हैं, जैन टेक्स्ट। अच्छा, ये अगर इसके नेचर के बारे में बातें की जाए, इसकी प्रकृति कैसी है, तो आप क्या कहेंगे, इन तीनों की प्रकृति कैसी है, इन तीनों की प्रकृति कैसी है, रिलीजियस है। ये तीनों कैसे हैं, रिलीजियस। ये तीनों कैसे हैं, रिलीजियस नेचर के हैं, है ना, रिलीजियस नेचर के हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसे स्रोत होंगे जो नॉन रिलीजियस भी होंगे, है ना, कुछ ऐसे स्रोत होंगे जो नॉन रिलीजियस होंगे। ठीक है, नॉन रिलीजियस जैसे क्या हो गया, संगम, जैसे क्या हो गया, संगम टेक्स्ट, है ना, बात समझ रहे हैं। और आप क्या क्या कह सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं राजतरंगिणी, और क्या कह सकते हैं आप, महाभाष्य, और आप क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र, है ना। ठीक है, अब आओ इसमें बात करते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बात करते हैं। समझो, इसको फिर से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे, दो भागों में बांट सकते हैं, कैसे कैसे, देखो, एक आप क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं आप श्रुति, और एक क्या कह सकते हैं, स्मृति। देखो, श्रुति का मतलब क्या हुआ कि वो चीजों को सुना गया और उसको अपने जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। स्मृति का मतलब क्या हुआ, कुछ चीजें मेमोरी में रिटेन रही अपने और धीरे धीरे ओवर द जनरेशन वो पास होती गई। ठीक है, तो स्मृति की टाइप, श्रुति के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो, वेदास, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, वेदास। ठीक है, वेद, आप कह सकते हैं वेद, चार वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद क्या आते हैं, ब्राह्मणास, देखो, वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट थी, तो वेदों को समझाने के लिए क्या किया गया, ब्राह्मणों की रचना की गई। जैसे हर एक ब्राह्मण, हर एक वेद के साथ एक एक ब्राह्मण अटैच किया गया है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण हो गया, गोपथ ब्राह्मण हो गया, छंदों के महाब्राह्मण हो गया, टांड्य महाब्राह्मण हो गया, पंचविंश महाब्राह्मण हो गया, है ना। ये सारे क्या वेदों के साथ जो अटैच किए गए ब्राह्मण, मतलब उनके जो एक्सप्लेनेशन थे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्राह्मण। ठीक है, तो वेद को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। जब लोग वेदों को समझ गए तो उन्होंने क्या किया, वेदों के समझने के बाद उन्होंने क्या है, अरण्यकों की रचना कर दी। अरण्यक्यास, है ना, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। जब लोगों को ब्राह्मण समझ में आने लगे, ब्राह्मण वेद ग्रंथ समझ में आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, अरण्यक की रचना कर दी। और इसे ही क्या कहा जाता है कि भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, इंडियन फिलोसफी की शुरुआत कहाँ से होती है, अरण्यक से। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी इज आल्सो टर्म्ड एज विद द कंपाइलेशन ऑफ अरण्यक्यास। ठीक है, अरण्यक्यास के बाद क्या लिखे गए, उपनिषद, है ना। और ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं, द जेनिथ ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष, भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष, है ना। देखो, वेद, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण, जब वेदों को समझ लिया गया तो लोगों ने क्या किया, अरण्यक की रचना कर दी। और अरण्यक की रचना करने के बाद क्या हुआ, उपनिषदों की रचना हो गई। इसके बाद क्या देखते हैं आपकी, स्मृति आती है। स्मृति में क्या देखते हैं, स्मृति में सूत्रों के बारे में बात की जाती है। स्मृति में किसके बारे में बातें की जाती है, सूत्रों के बारे में बात की जाती है, सूत्रास। और आप क्या देखते हैं, और आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं वेदांग, वेदांग। और क्या देखते हैं, आप देखते हैं एपिक्स, जो महाकाव्य होते हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना। इन चीजों की बात की जाती है स्मृति ट्रेडिशन में। ठीक है, अब वही अगर बुद्धिस्ट के बारे में बातें की जाए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बातें की जाए, इससे इतिहास की जानकारी मिलती है, वो क्या है, वो आप कह सकते हैं क्या, त्रिपिटक,
त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक इसको कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिख दें त्रिपिटक, वैसे इसका नाम क्या है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा कौन सा, अभिधम पिटक। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका कंपाइल किसने किया था, इन सारी बातों को हम लोग आगे देखेंगे। और क्या आप देखते हैं इसके बाद, और क्या आप देखते हैं इसके बाद, आप देखते हैं क्या, जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज का मतलब क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, ये भी आप किसमें देखते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। इससे भी हमें कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है, कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोग इसको किसमें रखते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, और आगे की बात करते हैं, और क्या। अच्छा एक बात समझना कि ये जो पिटक हो गए, ये जो जातक टेल्स हो गए, जातक स्टोरीज हो गए, इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसकी भाषा क्या थी। तो याद रखिएगा ये किस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में। मतलब बुद्धिस्ट ग्रंथ जो है, जो बौद्ध ग्रंथ, वो मेनली किस भाषा में लिखी जाती है, पाली भाषा में। इसको आप चाहे तो सिलेबस के रूप में ले सकते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या देखना है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो यहीं से आपको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जातक कहानियों का संबंध किस धर्म से, तो आप क्या कहेंगे, बुद्ध धर्म से। आप क्या कहेंगे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, जातक कहानियों में था क्या, तो आप क्या कहेंगे, जातक कहानी में बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है, बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर जैन टेक्स्ट के बारे में बातें की जाए, एग्जाम से एक क्वेश्चन और पूछता है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई, तो क्या कहिएगा, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई, क्या कहिएगा, पाली भाषा में। देखो अगर जैन टेक्स्ट के बारे में बात की जाए, तो जैन टेक्स्ट तो सबसे पहले एक बात समझना कि अर्धमागधी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा, कैलेंडर के बारे में बताऊंगा, विक्रमी संवत क्या होता है, हिजरी संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल अभी के लिए आप समझिएगा क्या कि जैन टेक्स्ट किस भाषा में लिखी जाती है, अर्धमागधी भाषा में। ये किस भाषा में लिखी जाती है, पाली भाषा में। ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको बताऊंगा कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में कि मागधी क्या होता है, अर्धमागधी क्या होता है, खरोष्टी क्या होता है, इन सारी बातों को आपको बताऊंगा। फिलहाल समझिएगा कि जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं, अंगसूत्र। अच्छा देखो, जैन टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जैन ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, आगम। जैन ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, आगम टेक्स्ट, है ना। और इसी आगम के बहुत सारे भाग हैं, उन्हीं भागों को आपको याद रखना, वो नाम आपको याद रखना है। जैसे क्या क्या है, जैसे क्या है, अंग, और क्या है, उपअंग, और क्या है, छेद सूत्र, और क्या है, प्रकीर्ण, और क्या है, तो आप याद रखिएगा क्या, मूल सूत्र, और क्या है, आप याद रखिएगा नंदी सूत्र, और क्या आप याद रखिएगा अनुयोग। तो मतलब कुल मिलाकर आपको बातें कितनी याद रखनी है, अंग, उपांग, छेद, प्रकीर्ण, मूल सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग। अब ध्यान से सुनना, इतनी बातें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि छेद सूत्र का संबंध किस धर्म से, आप क्या कहेंगे, जैन धर्म से। उपांग का संबंध किस धर्म से, आप क्या कहेंगे, जैन धर्म से। वैसे ही आपको जैन धर्म के कुछ और साहित्य हैं जिसको आपको लिख लेना चाहिए इसी के साथ साथ, क्योंकि नीचे बहुत जगह कम, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। वो कौन कौन से आप कहेंगे, क्या, न्याय धर्म कहा, ठीक है, अचरंगा सूत्र, और क्या कह सकते हैं आप, स्याद मंजरी। देखिए, न्याय धर्म कहा, स्याद मंजरी, अचरंगा सूत्र, ठीक है, इन सूत्रों को भी आप नोट कर लीजिए इसी के साथ ही साथ। अब नॉन रिलीजियस क्या हो गया, संगम टेक्स्ट, मतलब जिसमें आप देखेंगे बेसिकली क्या, दक्षिण भारत के इतिहासों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके बाद क्या, राज तरंगिणी, जिसका संबंध कहाँ से है, जिसका संबंध नॉर्दर्न हिली रीजन के जो किंग्स हैं, मतलब जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के जो राजाएं थे, उनकी जानकारी, उनकी वंशावली के संबंध में इससे जानकारी मिलती है। महाभारत से आप देख लीजिए, अर्थशास्त्र आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारे क्या है, इन सारी चीजों का जिक्र हम लोग कब करेंगे, जब मेन हम लोग पढ़ रहे होंगे पूरा इतिहास तब। अब आर्कियोलॉजिकल साइंसेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हम लोग के पास हैं, देखेंगे किससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, आप क्या कहिएगा, रिमेन्स।
रिमेन्स मतलब क्या हो गया, खंडहर। खंडहर जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ रिमेन्स मिल गए कहाँ पे, धरती के अंदर, वो सब क्या है, खंडहर के श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। ठीक है, और क्या है, क्वाइंस। बताओ क्वाइंस के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। और क्या देखने को मिलेगा, अच्छा क्वाइंस से क्या समझ पाओगे आप, देखो अगर मान लो किसी एक टाइम पीरियड में बहुत सारे गोल्ड क्वाइंस मिल जाए। अब इंडिया में तो गोल्ड बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा क्या, नाम मात्र का ही गोल्ड है। अगर मान लो बहुत ज्यादा गोल्ड क्वाइंस आपको मिले तो आप समझिएगा क्या कि फॉरेन ट्रेड उस समय बहुत ज्यादा था। अब गोल्ड कहाँ से आएगा, गोल्ड कॉइन कहाँ से आएगा भाई, जब विदेशी व्यापार हो रहा होगा, जब विदेशियों का प्रभाव होगा तभी तो गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अब उस समय की अर्थव्यवस्था समझ जाएंगे कैसी थी। इतिहास क्योंकि लिखने का टेस्ट हम लोग का बहुत खराब था। इंडियंस आर ऑफन कंसिडर्ड एज द वर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ एजेस। हम लोग को सबसे बुरा इतिहासकार माना जाता है, समझ गए। तो इसी वजह से इन चीजों पे हम लोग को रिलाई करना पड़ता है, इन चीजों पे हम लोग को निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, रिमेन्स हो गया, कॉइन्स हो गया, और क्या कह सकते हैं, आइडल्स मतलब मूर्तियां हो गई, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो गया, आप कह सकते हैं टूल्स, है ना। अब इसमें आप इस पे नहीं रोक दीजिए, ठीक है, पीटीसी। अब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स में आप क्या देखते हैं, बेसिकली कौन कौन से आए थे, जैसे कि मान लो चाइनीज ट्रेवलर्स, मान लो फाहियान आए थे, सिंह आए थे, सू सिंह आए थे, और कौन थे, है ना, इतने सारे लोग आए थे, हुएन सांग आए थे, ये सब कौन है, चाइनीज ट्रेवलर्स। और आप क्या कह सकते हैं, और आप दूसरा किसको कह सकते हैं, मोहम्मदन ट्रेवलर्स। ठीक है, ये भारत में आए, भारत के लोगों को देखा, कुछ चीजों को सीखा, और क्या किया, अपनी यात्रा वृतांत में, ट्रेवलॉग में अपने उन्होंने उसको लिख दिया। तो इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती कि उस समय के लोग कैसे थे, उस समय का राजा का कैसा था, इकोनॉमिक। देखिए हिस्ट्री क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमें ऐतिहासिक जानकारियां कहाँ से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है, इस चीज की चर्चा करने के बाद हम लोग एक चर्चा छोटी सी करेंगे कि हिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले एक बात समझना कि इतिहास का कोई भाग नहीं होता है, वो तो हम लोग केवल अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, फॉर द ईज ऑफ आवर स्टडी वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। आपसे पूछा जाए उसका 3 पार्ट कौन कौन सा, 3 भाग कौन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। लेकिन ये हो जाएगा गलत, फिर से समझना। देखो इतिहास सतत रूप से चला आया है, ऐसा नहीं कि वो कहे भाई रुको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ऐसा होता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं दूसरा नाम हो जाएगा, यहाँ से तीसरा नाम हो जाएगा। इतिहास क्या, वो तो सतत रूप से यहाँ से लेके यहाँ तक चला आया है, कभी बीच में कोई ब्रेक उसमें नहीं है। इतिहास कैसे है, सतत रूप से चला आया है। ठीक है, और देखते हैं 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला पार्ट अब कह लो क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड, या इसी को आप क्या कहते हैं हिंदी में, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और थर्ड आप क्या कह सकते हैं, हिस्टोरिक पीरियड, या जो प्रॉपर हिस्ट्री होती है। है ना। ठीक है, आओ और बातें करते हैं। ये क्या है, देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है और दिखाते हैं। एक तो हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा स्टोन एज, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप कह सकते हैं मेटल एज या मेटेलिक एज, है ना।
देखो इसी प्रकार से इस स्टोन एज को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। वो पहला क्या होगा, पहला होगा क्या, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा क्या होगा, नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक रेवोल्यूशन दोनों कहते हैं इसको, है ना। मेटल एज में आप क्या देख सकते हैं, मेटल एज में आप देख सकते हैं 2 भाग। एक क्या देख सकते हैं, आयरन एज, और क्या देख सकते हैं आप, और देख सकते हैं क्या, चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन। है ना। इसी प्रकार से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आप क्या देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे क्या कहते हैं उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इन बातों को क्यों यहाँ पे रखा गया है, स्टोन एज को, मेटल एज को, और इन बातों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों यहाँ रखा गया है। तो देखना, एक बात समझना, जो भी साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिले थे, मतलब जो भी साहित्यिक साक्ष्य में यहाँ मिले थे, यहाँ सबसे पहले कोई साहित्यिक साक्ष्य था ही नहीं। यहाँ पे क्या था, नो, यहाँ पे कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, एविडेंस तो था, लिटरेरी एविडेंस, साहित्यिक साक्ष्य थे, लेकिन उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे क्या, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था, यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य था लेकिन उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इस जगह पे क्या है, साहित्यिक साक्ष्य भी है, उसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये हिस्टोरिक पीरियड जो है ये प्रॉपर्ली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, आप क्या कहेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, आप क्या कहेंगे, मिडिवल हिस्ट्री, और आप क्या कहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो क्या है ना, तो पता चलेगा आप लोग कितना अलर्ट होकर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, फिलहाल इन बातों को समझिए। क्या क्या, इतिहास को हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। उस भाग में उस वर्गीकरण का आधार क्या होता है, उस डिवीजन का बेसिस क्या होता है, आप क्या कहेंगे, लिटरेरी एविडेंसेस को पढ़ पाना या ना पढ़ पाना, उस डिवीजन का, उस वर्गीकरण का आधार होता है। देखो इस जगह पे क्या है, किसी प्रकार का कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। इस जगह पे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इस जगह पे क्या होता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, मतलब साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, और उसे हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आओ एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड को, आओ कहाँ चला गया जी, और देखते हैं। बस जो ये बोरिंग सा पार्ट है, केवल प्री हिस्टोरिक पीरियड तक ही है। इसके बाद तो वो जबरदस्त मजा आएगा इतिहास में कि क्या बताएं। आप लोग इतिहास को आज तक केवल फैक्ट के रूप में पढ़े होंगे, बस बहुत सारे फैक्ट। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा प्रोसेस के रूप में, कि कैसे कैसे प्रोसेस क्या क्या हुआ। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो क्या पढ़ना था हम लोगों को, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, और देखते हैं।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। कितने भागों में बांटे थे इसे हम लोग बांटे थे दो भागों में। पहला भाग क्या था? पहला भाग था इसका स्टोन एज, जिसे आप क्या कहते हैं? पाषाण काल, जिसे आप क्या कहते हैं? पाषाण काल। दूसरा भाग क्या था? मेटल एज। इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे, है ना। फिलहाल पाषाण काल में समझते हैं क्या। पाषाण काल तीन भागों में था। कौन कौन सा? एक तो था पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। दूसरा क्या था? मेसोलिथिक, है ना। और थर्ड क्या था मेरे भाई? थर्ड क्या था? नियोलिथिक, है ना। ठीक है, और देखो समझते हैं। पैलियोलिथिक पार्ट को भी आप लोग तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड को भी आप तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? अर्ली पैलियोलिथिक, दूसरा क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक, थर्ड क्या है? अपर पैलियोलिथिक, है ना। ठीक है, अब देखो इस समय क्या होता है, समझना ये बातें हो रही हैं कहां से कहां तक? ये बातें हो रही हैं 3.5 मिलियन ईयर्स, 3.5 मिलियन ईयर्स से लेकर के कहां तक? 1 लाख साल पहले तक। समझना, 35 लाख साल पहले से लेकर के कहां तक? 1 लाख साल पहले तक। और ये बातें कहां से कहां तक हो रही है? आप क्या कहिएगा? 1 लाख साल पहले से लेकर के 40,000 साल पहले तक। 40,000 साल कह लो आप, या 40,000 नहीं, इसको आप कह लो 6 से 7,000 साल पहले तक, है ना। और देखते हैं ये क्या है, अर्ली पैलियोलिथिक क्या है। देखो ये क्या था? अर्ली पैलियोलिथिक 3.5 मिलियन ईयर्स, कहां से कहां तक? क्या कहोगे? 1 लाख साल तक। ये 1 लाख साल से लेकर के कहां तक? और क्या कहोगे? 40,000 साल तक, है ना। ठीक है, और इसको देखते हैं और इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर की बातों को समझते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा था और डिटेल्स को देखते हैं। देखो इसको हम दो टाइप से पढ़ेंगे, सबसे पहले दो टाइप से पढ़ेंगे। दो टाइप से पढ़ने का मतलब मेरा क्या है? एक तो पहले हम लोग वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा था, और फिर से इंडियन के हिसाब से इंडियन सिनेरियो में क्या हो रहा था इस पीरियड में, उसको हम लोग एक जगह कंपाइल कर देंगे पूरा। ठीक है, और समझते हैं बातों को। देखो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड जो था, ये ऐसा समय था, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पे तो जो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास? अर्ली पैलियोलिथिक, ये समय क्या था? ये समय कौन सा था? वही 3.5 मिलियन ईयर्स अगो वाला, है ना।
देखो इस समय क्या था, ये बातें की जा रही है अफ्रीका में। सीजन समय कहाँ चल रहा है अभी, कहाँ की बातें की जा रही है, अफ्रीका की बातें की जा रही है। ठीक है, इस जगह पे आप क्या देखते हैं, इस जगह पे आप क्या देखते हैं कि मानव जैसा दिखने वाला, मानव जैसा दिखने वाला मतलब क्या, पहले देखो जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो कैसे चलते थे, वो ऐसे झुक करके चलते थे। ठीक है, मतलब उनकी जो जो ये इनका लिगामेंट ये होता था, इनका पैर वाला ये वाला हिस्सा ये उनका मुड़ा हुआ होता था, है ना। तो उस समय वो सीधा खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अर्ली पैलियोलिथिक में आप क्या देखते हैं, होमो इरेक्टस दिखता है सबसे पहले, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से मतलब क्या है, होमो इरेक्टस से मतलब क्या है, मतलब जो जीवाश्म पाए गए इस समय के, जो मानव के जीवाश्म पाए गए उन्हें ऐसा पाया गया कि वो सीधा खड़ा हो सकते थे, वो सीधा खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस मिलते हैं कहाँ पे, आप क्या कहेंगे, अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, और इस समय क्या था, इस समय चल रहा था प्लीस्टोसीन आइस एज, मतलब हिमयुग चल रहा था, हिमयुग चल रहा था। अगर हिमयुग चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि फसल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, एग्रीकल्चर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस समय आप क्या देखते हैं, इस समय क्या देखते हैं, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता तो लोग करेंगे क्या, केवल हंटिंग चल रही होती है, केवल हंटिंग चल रही होती है, और क्या चल रहा होता है, और गैदरिंग चल रहा होता है ना, और क्या चल रहा होता है, और गैदरिंग चल रहा, मतलब वो कंदमूल इकट्ठा करते थे, घूम घूम के कहीं पे कुछ मिल जाए खाने के लिए, और कोई छोटा मोटा जानवर दिख जाए तो उसका शिकार करते थे, है ना। ठीक है, इसी समय एक बात समझना, क्या अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में ही आप एक बात देखेंगे, क्या एविडेंस की बात की जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नर्मदा वैली में साक्ष्य मिलते हैं किसके, सबसे पहले मानव के होने में। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते, तो आप क्या कहेंगे, नर्मदा वैली। दूसरी बात, एक बात और समझना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या आप यूं करें, इंडिया में कोई भी मानव के अवशेष नहीं मिले, कोई भी मानव का जीवाश्म नहीं मिला है, किसी भी प्रकार के मानव का जीवाश्म नहीं मिला है। ठीक है, और जो जीवाश्म मिला है, मानव जैसे शरीर दिखने वाला जीवाश्म जो मिला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रामापिथेकस, 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 है ना। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब ये तो हो गई अर्ली पैलियोलिथिक की बातें। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। इस समय आप क्या देखते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक में आप क्या देखते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक में आप क्या देखते हैं, इस समय क्या होता है, इस समय डिस्कवरी होती है किसकी, फायर की। क्या होता है यहाँ पे, फायर की डिस्कवरी होती है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी खोज होती है ना। इस समय तक मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में आग की खोज हो जाती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा आग की खोज कब हुई। ऑप्शन में अगर आपको ऐसे दे दे, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड या नन ऑफ दीस, तो ऑप्शन आप क्या मारेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड। और जब पैलियोलिथिक पीरियड में भी अंदर अगर चले तो आप क्या कहिएगा, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड ही वो समय था जिस समय आग की खोज हुई थी। और इस समय तक आते आते आप एक बात समझिएगा, क्या होता है कि इस समय तक आते आते क्या होता है कि जो वातावरण था, जो जलवायु थी, वो थोड़ी चेंज होने लगती है, जो मौसम था वो थोड़ा चेंज होने लगता है। मौसम चेंज होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। और इसी के क्रम में आप क्या देखते हैं, कि इंडिया में भी ऑस्ट्रिच के सेल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है वो इंडिया में मिलता है। तो इसका मतलब इंडिया में भी ऑस्ट्रिच है वो पाई जाती थी, है ना। ठीक है, मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य कब से मिलना शुरू होता, आप क्या कहेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक से, है ना।
इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, इसके बाद कहाँ पे आते हैं हम लोग, थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या देखते हैं आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे लोग छोड़ देते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को नोट कर लिए होंगे। कल लाइटनिंग की व्यवस्था सही हो जाएगी, उसको पहले वहां से चेंज करा दें। इन बातों को आप नोट किए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो बातें हो रही कहाँ की, अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, इसके बारे में समझना। इस समय क्या होता है, इस समय जो मौसम तो थोड़ा और फेवरेबल हो जाता है, लोग क्या करते हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ साथ कुछ प्लांट को भी डोमेस्टिकेट करते हैं। डोमेस्टिकेशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है, मतलब पालतू बनाना। तो प्लांट्स को कैसे पालतू बनाएंगे, देखो प्लांट्स को कैसे पालतू बनाया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। जैसे मान लो कि गेहूं है ना, तो गेहूं के बीज को लोग क्या किए कि जैसे अगर डोमेस्टिकेट अगर नहीं किया गया गेहूं की प्रजाति को, तो गेहूं कैसा होगा, उसमें सबसे पहले तो पौधे लंबे लंबे होंगे, है ना, पौधे लंबे लंबे होंगे। और जहां पे अगर एक पौधे में 3 4 5 बालियां वो निकलती हैं गेहूं की, उसमें आप देखोगे 1 या 2 बाली निकलती है। अभी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, अभी डोमेस्टिकेशन हो रहा। मतलब क्या कि जो फेवरेबल, जो अच्छे 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 किस्म की जो गेहूं थी, उसको लोग एकत्रित कर रहे हैं एक जगह, है ना, और उसके बाद उसको लगा रहे हैं, किसी तरीके से लगा रहे होंगे। ठीक है, इस समय भी आइस एज चल ही रहा था। आइस एज इस समय भी चल रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब पूरी तरीके से आइस एज खत्म नहीं हुआ था, समझना। प्लांट डोमेस्टिकेशन के साथ साथ आप क्या देखते हैं, एनिमल एनिमल डोमेस्टिकेशन भी होता है इस समय। और प्लांट में आप कौन से डोमेस्टिकेट किए गए चलो ये तो इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं लोग। प्लांट डोमेस्टिकेशन के साथ साथ क्या देखते हैं आप लोग, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पे होता है ना। अब आ जाओ कहां पे, मेसोलिथिक में। अच्छा एक बात बताया आपको, वो जो ये जो अपर पैलियोलिथिक हो रहा है, मिडिल पैलियोलिथिक हो रहा है, लोअर पैलियोलिथिक हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो समझना। जिस प्रकार से हम लोग साहित्यिक स्रोतों के आधार पे उसका बंटवारा किए थे, इतिहास के कालक्रम का बंटवारा किए थे, उसी प्रकार ये जो बंटवारा चला, वो बंटवारा कैसे चला, वो टूल्स के आधार पे। जैसे मान लो एक पत्थर है बड़ा सा, ये एक बड़ा सा पत्थर है, इसको लोग ऐसे तोड़ देते थे, दो भागों में तोड़ देते थे। तो मान लो कोई एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा मिल गया, ऐसा शार्प वाला मिल गया, और एक ये बड़ा सा टुकड़ा मिल गया, है ना। तो एक मान लो ऐसा बड़ा सा टुकड़ा मिल गया, तो इसको लोग कहते थे कोर, COR कोर, और इसको लोग कहते थे फ्लेक्स, है ना। और जैसे जैसे ये कोर और फ्लेक्स डेवलप करते गए, जैसे जैसे ये कोर और फ्लेक्स डेवलप करते गए, मतलब क्या कि जैसे जैसे इसको शार्प किया जाने लगा, उसी प्रकार से इसके कालक्रम का विभाजन होने लगा। ठीक है, आप देखते हो क्या कि पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स जो थे वो पॉलिश नहीं होते थे, वो अनपॉलिश्ड थे। कैसे थे टूल्स, अनपॉलिश्ड थे, मतलब उस पे चिकनाई नहीं रहती थी, धार नहीं रहता था। ठीक है, और उसमें कैसे होता, बस केवल नॉर्मली ऐसे ईंटे को, पत्थर को ले लिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, और इसी से अंदर मतलब मांस वास को चीरा गया, और इससे पूंछ उछ के मार दिया गया, है ना। मतलब टूल्स कैसे थे, फ्लेक्स और कोर बेस्ड। अब इसी प्रकार से जैसे ही आप मेसोलिथिक पीरियड में आते हैं, तो आप सबसे पहले चेंज क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे आपको क्या देखते हैं कि मिड पॉलिश्ड, मिड पॉलिश्ड टूल्स। कौन कौन से टूल्स, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, स्टोन टूल्स, और कौन कौन से टूल्स, और बोन टूल्स, है ना।
मौसम यहाँ तक पूरा फेवरेबल हो चुका था, मौसम यहाँ पे पूरा कंड्यूसिव हो गया था किसके लिए, पूरा फेवरेबल हो गया था, पूरा कंड्यूसिव हो गया था किसके लिए, आप क्या कहोगे, मानव के रहने के लिए। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया था यहाँ पे, वातावरण बहुत अनुकूल हो चुका था। तो आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो कि लोग अपने गुफाओं से बाहर आते हैं और क्या करते हैं, लार्ज स्केल डोमेस्टिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, जब बहुत ज्यादा पौधों को पालतू बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा जब आपके पास उपज होने लगेगा, मतलब क्या, डोमेस्टिकेशन से मेरा मतलब क्या है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा उपज होने लगेगा, मतलब सरप्लस होने लगेगा, सरप्लस होने लगेगा, तो खुद से सोच के बताओ, उसको रखने के लिए कुछ बर्तन वर्तन चाहिए होगा, है ना, बर्तन बनाओगे कैसे। तो इसी समय हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे होते हैं, कहाँ पे, नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में। और इसी को गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसी को गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आप देखना, व्हील की खोज होती है, व्हील की खोज होती है। कौन सा व्हील, आप क्या कहोगे, पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील की खोज हो जाती है इसमें, ठीक है। इसी वजह से इसको गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, नवपाषाण क्रांति। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैन मेक्स हिमसेल्फ, न्यू गॉर्डन चाइल्ड की एक बुक थी, मैन मेक्स हिमसेल्फ। उसमें उन्होंने क्या कहा इसको, क्या कहा इसको, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और इस समय आप क्या देखते हैं, इस समय आप क्या देखते हैं, इस समय आप क्या देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन के जगह पे, डोमेस्टिकेशन की जगह पे क्या देखते हैं आप, एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू हो जाता है, बात समझ रहे हैं। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। मौसम यहाँ पे पूरा बदल चुका था, पूरा कंडीसिव हो चुका था। और यहाँ पे आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी के क्रम में और जो साइट्स हैं, जैसे मान लो कि साइट्स हो गए मेहरगढ़, ये साइट्स क्या हो गया, मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये क्या है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ नियोलिथिक पीरियड, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट साइट ऑफ नियोलिथिक पीरियड। बात समझ रहे हैं आप लोग, मेहरगढ़ कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बलूचिस्तान रीजन में, कौन सा, मेहरगढ़। वैसे बहुत सारे जगह साइट्स के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे बहुत सारी जगह, जैसे कौन कौन सा हो गया, इंडिया में मान लो बुर्जवाम हो गया, गुफरकल हो गया, मुचलता चिंतामणि गावी हो गया, कुरनूल हो गया, गुपकल हो गया, है ना, पिकली हल हो गया, ठीक है। और मान लो अगर हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने यूपी में आ जाए तो क्या है, ये चौपानी मांडो हो गया, मिर्जापुर वाला, बेलन वैली हो गया, ठीक है। और वैसे पंजाब में स्वान वैली हो गया, जिसकी खोज डी टेरा ने की थी, है ना, दमदमा हो गया यूपी में, महादहा हो गया, ठीक है। ये सारी साइट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू।